Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई विश कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो और आप लोग उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी करो। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल कंटेंट आपके सामने लेकर के आए और बहुत प्रिसाइजली हमारी वीडियोस आती हैं। अभी जो रिवीजन वीडियोस चल रही हैं, आपको पता है कि आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे में आपको पूरा एक चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है, वो भी पूरे डाउट्स क्लियरिटी के साथ। ठीक है, आई होप कि ऐसा और भी चैनल्स पे हो रहा होगा जहां पे आपको टू दी पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हों और बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बताई जा रही हों। बट अगर आपको हमारा ये एफर्ट, हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पे जितना कंटेंट है, ये सब चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। तो आज जो आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो में लेकर के आया हूं वो है आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे कि वो होता क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और तो ये है चैप्टर नंबर 5 आपके बुक का। चैप्टर नंबर 5 क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई चीज जो कि आगे बढ़ रही हो। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? एक प्रोग्रेशन है जिसमें मतलब आपके जो नंबर हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? आगे बढ़ रहे होंगे। बट वो कैसे बढ़ रहे होंगे? इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे होंगे कि जो उनकी सक्सेसिव टर्म्स हों, क्या हो, जो उसमें सक्सेसिव टर्म्स हों उनके बीच में एक क्या हो? कॉमन डिफरेंस हो। क्या हो? कॉमन डिफरेंस हो। क्या हो? कॉमन डिफरेंस। मतलब समझो, जैसे कि मैं यहां पे एक एपी लिख रहा हूं और जो सबसे अच्छी या फिर आप सबसे सिंपल बोल सकते हो या फिर समझाने के लिए बेस्ट जो मुझे लगता है वो है हमारी 2 की टेबल। तो 2 की टेबल कैसे लिखते हो आप? 2, 4, 6, देन 8, देन 10। तो अब अगर आप देखोगे तो 4 - 2 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आएगा 2। ऐसे ही अगर आप 6 - 4 करोगे तो आंसर आएगा 2। 8 - 6 करोगे तो आंसर आएगा 2। 10 - 8 करोगे तो आंसर आएगा 2। तो ऐसे जितने भी प्रोग्रेशंस हैं जिनमें सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो? कॉमन हो। तो ऐसे सारे प्रोग्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आ रही है बात समझ में? और ये हो गया आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल 2 की टेबल का। तो क्या इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि ऑल टेबल्स आर इन एपी, और ऑल टेबल्स आर इन एपी। जैसे आप 2 की टेबल पढ़ लो, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, इन्फिनिटी, कितनी भी बड़ी टेबल हो, अगर जितनी भी टेबल्स होंगी वो सारी की सारी किस में होंगी? एपी में होंगी। आ रही बात समझ में? तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है टर्म्स। मतलब कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स क्या होती हैं, मतलब आप टर्म्स किसको बोलते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं ना, ये जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? टर्म्स हैं। तो मतलब कि अगर आप कोई सी भी एपी लिखते हो तो उसके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? वो सब उस एपी की क्या है? टर्म्स हैं। क्या है? टर्म्स। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इसके बाद आपको मैंने बता दिया कि एपी क्या होता है और आपको मैंने बताया कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है जो कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का सेम होने वाला है, तो इसका मतलब कि वो कॉमन रहेगा। तो मतलब जो आपको ये पता लग गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन डिफरेंस को आप लोग डी से रिप्रेजेंट करते हो, और मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ कि इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला आप लिखोगे वो लिखोगे an माइनस 1, या फिर एग्जांपल के लिए जैसे अगर आपके पास सेकंड और फर्स्ट टर्म गिवन है तो आप a2 में से a1 को माइनस कर दो। आ रही है बात समझ में? या फिर जैसे अगर आपको a3 गिवन है तो उसमें से a2 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे देखो n और n माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाली टर्म है, जैसे अगर यहाँ पे 3 लिख दिया आपने तो सेकंड वाली टर्म को माइनस कर दोगे। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका। अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं किसी एक एपी को, मान लो अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने एक एपी आपके सामने लिखी थी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से मैं कोई एक एपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा a1, मतलब ये क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो इसको a1, ये इसका सेकंड टर्म है तो ये a2, देन ये a3 हो जाएगा, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ रहेगा। तो ये जो आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है एपी का क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि नॉर्मली हम लोग एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। हाँ अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेट सपोज आपको किसी एक एपी का मैंने आपको a1 दे दिया, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है, तो आप इसकी सेकंड टर्म कैसे फाइंड करोगे, a2 को कैसे फाइंड करोगे? आप क्या करोगे, a1 में ऐड कर दोगे डिफरेंस को। आ रही बात समझ में? a1 में ऐड कर दोगे डिफरेंस को तो आपका a2 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको a3 फाइंड करना है तो आप सिंपली करने वाले हो क्या कि a2 में ऐड कर दोगे डिफरेंस को, ठीक है। तो मैं यहाँ से जरा a3 की वैल्यू अगर लिखने की कोशिश करूँगा तो देखो ये आपका a2 है और a2 की वैल्यू क्या है, a1 प्लस डी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस डी, और प्लस में क्या है यहाँ पे d है। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब a3 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ऐसे ही अगर मैं a3 को और ज़्यादा सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा a1 प्लस ट्वाइस ऑफ d। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ ये an है, अगर ये an है, 3 को मैंने n मान लिया है तो ये an हो गया। तो यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपके लिए एक फॉर्मूला आता है an इक्वल्स टू ये a1 हो गया, और यहाँ पे आपका होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कैसे आया होगा, तो 3 माइनस 1, तो मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा n माइनस 1 इंटू डी। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गया, ये किसी जनरल टर्म का, मतलब कोई भी एक जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, किसमें, किसी एक एपी में कोई जनरल टर्म फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला हो गया। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ भी करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 की टेबल में, 2 की टेबल क्या है, एक एपी है, आपको पता है कि सारी टेबल्स क्या होती हैं, एपी की फॉर्म में होती हैं। तो ये 2 की टेबल है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 10th नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी, मतलब क्या क्या नंबर आएगा 10th नंबर पे। 10th नंबर पे जो भी नंबर आएगा वो कौन सा होगा, एग्जैक्ट या फिर एक्चुअल नंबर क्या होगा 10th पे। तो आपको करना क्या है, मैंने बोला n की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, मतलब मेरे को 10th नंबर पे क्या है वो चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने ये बोली कि आप मुझे जो इसमें a1 है, a1 की वैल्यू देखो इसमें क्या है 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से जब मैं a10 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना होता है 2 की टेबल में, तो 2 का होता है, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे a1 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो 2 प्लस मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा 18, तो 18 प्लस 2 कितना हो गया तुम्हारा 20। और आपको पता है कि अगर 2 की आप टेबल पढ़ोगे तो 10 टाइम्स में क्या आएगा, मतलब 10th नंबर पे क्या आएगा आपका 20 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से आप लोग इस तरीके को थोड़ा सा आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते थोड़ा और आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या समझना है एपी में। अभी आपको मैंने जनरल टर्म बता दी है और जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो एपीज होती हैं, मतलब जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा फाइनाइट, क्या होता है आपका फाइनाइट, और एक होता है तुम्हारा इनफाइनाइट। अच्छा,
अब ये फाइनाइट क्या हुआ, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई AP लिखा 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये पता है कि AP कहाँ से कहाँ तक है, मतलब 2 से 8 तक ही है AP, तो ये जो AP है ये हो गई आपकी फाइनाइट। और अगर मैंने इसी को आगे मैंने इस तरीके से कर दिया 2, 4, 6, 8, आगे डैश छोड़ दिए मैंने, तो मुझे ये नहीं पता है कि ये आगे कहाँ तक जा रही है। ये AP तो है क्योंकि डिफरेंस सेम है 2 का, बट ये आगे कहाँ तक जा रही है ये हमको नहीं पता है। तो क्योंकि हमको इसका एक्सट्रीम नहीं पता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका इनफाइनाइट हो गया। और आपको इसमें बिगिनिंग और एंडिंग दोनों पता है, इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। तो AP जो है वो फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको ये पता है कि उसका एंड कहाँ पे है या नहीं पता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो आपके पास जो नेक्स्ट है वो nth टर्म ऑफ एन AP का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग अब कोई एक क्वेश्चन जो है वो पिक करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपकी बुक का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एन AP, मतलब आपके पास एक AP दे रखी है और AP है आपके पास 21, 18, 15, इस तरीके से ये आगे AP जो है वो चलती जा रही है, ठीक है। इज लास्ट टर्म क्या है, -81। तो आपको ये पूछ रखा है कि ये कौन सी टर्म होगी, ठीक है। अच्छा अभी आपको मैंने बताया कि ये, अच्छा ये कौन सी टर्म होगी, मतलब ये तो आपके पास AP है, बट ये कौन सी टर्म है आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये जनरल नोटेशन आप इसको क्या देने वाले हो, तो आप इसको, क्योंकि ये जनरल टर्म हो गई, कोई भी जनरल टर्म उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AN। अब ये कौन से नंबर में इस AP पे है हमको ये नहीं पता है और वही चीज़ हमसे पूछी गई है। तो इस AP में आपको क्या क्या चीज़ें पता है वो हम लोग लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू है आपकी 21, ठीक है, और A2 की वैल्यू है आपके पास 18, ठीक है। और AN का फॉर्मूला आपके पास है, AN इक्वल्स टू होता है तुम्हारा A1 प्लस n-1 इंटू D। अब देखो यहाँ पे AN की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, -81, और A1 की वैल्यू भी है हमारे पास, वो है 21, ठीक है, प्लस अब n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो n-1 इंटू D। अब D फाइंड कैसे करोगे, तो देखो यहाँ से आप लोग D कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कि A2 माइनस A1, तो A2 कितना है आपका, A2 है आपका 18 और माइनस कर दोगे 21, तो आंसर आ रहा है आपका -3। आ रही है बात समझ में। तो मैं D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कितना है, -3। और जब भी ये माइनस में आए ना कोई वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई में है, तो मेक श्योर कि आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो। होता क्या है कि बहुत बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे चल करके उसको माइनस कर देते हैं। तो अपनी ये हैबिट डाल लो कि अगर कहीं पे मल्टीप्लाई अगर होना है और वो वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो वहाँ पे एक ब्रैकेट डाल लो, ठीक है ना। आगे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगी, तो माइनस होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है -102। 21 देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस साइन रहेगा हमारा माइनस का, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पे बचा है तुम्हारा क्या, तो इस -3 का मल्टीप्लीकेशन इस n के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -3n। आ रही है बात समझ में, -3n, और -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपका +3। क्या हो जाएगा, ये आपका +3। अब ये +3 इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो इधर आ जाएगा आपके पास -105 इक्वल्स टू -3n। आ रही है बात समझ में। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे अपॉन में आएगा, तो 3 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है 35 इक्वल्स टू n। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर -81, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देयरफॉर -81 इज विच टर्म, 35th टर्म। क्या है, 35th टर्म ऑफ गिवन AP, ऑफ
गिवन एपी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक बार हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 35। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन अभी, अच्छा हाँ, आपके पास देखो बुक में मतलब पेपर में दो चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि अगर कोई एक एपी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है? सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रही है। तो मतलब कोई भी एक प्रोग्रेशन है जिसमें कि जो सब्सिक्वेंट टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा तो आप ध्यान रखना कि ये जो भी प्रोग्रेशन बनेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और जब वो बात करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। जब वो बात करेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एपी में नहीं होते हैं। क्या? एपी में नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली बेस्ड होकर के आते हैं। तो आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो R है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 12% होता है तो 12 होगी उसकी वैल्यू, और T इज़ फॉर टाइम एंड P इज़ फॉर प्रिंसिपल। तो आप इसको लगा करके आप लोग जो है AP अपना फॉर्म कर सकते हैं। और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन तो इसका मतलब कि वो AP में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ने के लिए जो है वो देखते हैं क्या है। हाँ, अभी मैंने आपकी बुक का एक क्वेश्चन पिक किया है और वो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं हम लोग कि वो क्वेश्चन नंबर कहते हैं कि यहाँ पे डैश है, फिर आपका ये 38 हो गया, फिर डैश है, फिर से डैश, फिर से डैश, एंड देन लास्ट टर्म इज -22। आपको इस तरीके से दिया हुआ है। आपको ये बोला हुआ है कि जो डैश है ना इसको फिल करना है, तो कैसे करोगे? तो आपको ये चीज़ पता लगी। देखो यहाँ पे होता आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया A4, ये हो जाएगा आपका A5 और ये हो जाएगा आपका A6। आ रही है बात समझ में? अब देखो क्या करना है। अगर A2 मतलब A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? A2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 38। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। A2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 38 दे रखी है। और A2 की वैल्यू मतलब A2 होता क्या है? तो A2 होता है आपका कितना? A1 प्लस कितना? 1D, मतलब A1 प्लस D। कितना है A1 प्लस D? तो A2 की वैल्यू कितनी? 38 है। तो इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पे 38 इक्वल्स टू A1 प्लस D, और ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन। अच्छा, जैसे मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना आपको, जब आप लोग अपना रिवीजन करो तो मेक श्योर आप भी इसी तरीके से करो। मेरा रिवीजन कराने का तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो, नॉर्मली मैंने फ़ोन में आपकी जो NCERT की बुक है वो खोली हुई है, ठीक है ना? NCERT की बुक खोली हुई है और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ताकि आपको बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ें मिलें और आप लोग बिल्कुल आराम से ग्रिप करते हुए चलो। होता क्या है कि जब हम लोग बुक को क्लोज करके पढ़ाते हैं या फिर कोई मैं मतलब कोई टॉपिक आकर के यहाँ पे शुरू कर दूँ तो कभी चीज़ों से ज़्यादा आगे पढ़ा दूंगा और कभी वो चीज़ें पढ़ाना भूल जाऊँगा जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप भी जब भी अपना रिवीजन करो तो मेक श्योर कि आपके सामने आपकी बुक हो। कौन सी बुक? NCERT की बुक। कोई रिफ्रेशर लेकर के मत बैठना। रिवीजन करोगे तो अपनी NCERT की बुक से करना, ठीक है ना? तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या हमको पता है कि हमको पता है कि A6 की वैल्यू, किसकी? A6 की वैल्यू। और A6 की वैल्यू कितनी है? A6 की वैल्यू, अच्छा होती क्या है? तो ये A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 का मतलब क्या हुआ? 6 - 1, तो मतलब 5D। तो आप ध्यान रखोगे कि जैसे अगर A2 था तो यहाँ पे 1D आएगा, जैसे 6 है यहाँ पे A6 है तो यहाँ पे 5D आएगा। ऐसे ही अगर A7 होता तो D का क्या आता? 6D आता, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखोगे। अब देखो A6 की वैल्यू कितनी है? -22 है। कितनी है? -22। और यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, प्लस D, और D की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, तो ये हो गया आपका 5D।
इक्वल्स टू दिस मच। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस जो हैं वो बन गई, दो इक्वेशंस क्या हो गई, बन गई हैं। अब देखो क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, सीधे सीधे भी अगर मैं माइनस करता हूं ना, तो देखो a1 से a1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब a1 से a1 कैंसिल होगा तो मेरा आंसर जो बचेगा वो किसकी टर्म्स में बचेगा, वो टर्म्स में बचेगा d की टर्म्स में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आ रही है बात समझ में? तो सेकंड वाली इक्वेशन देखो, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या है, ये है आपका -22 इक्वल्स टू a1 प्लस 5d। अब इसमें से माइनस करना है किसको, तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं 38 इक्वल्स टू a1 प्लस d, और क्योंकि ये माइनस करना है तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। आ रही है बात समझ में? अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 का हो गया 0, 1 कैरी, और ये 5 और देन 1 6, और साइन रहेगा आपका माइनस का। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4d, 4d। अब ये 4 इधर से इधर आ जाएगा, तो -60/4 इक्वल्स टू d। तो 4 से आप इसको कैंसिल करोगे, कितना 1 टाइम्स में, एंड देन कितना बच रहा है 2 बच रहा है 20, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स में। तो ये -15 जो है, d की वैल्यू कितनी आ रही है, देयरफॉर d इक्वल्स टू -15। ठीक है ना? तो अब -15 है, d क्या है, -15 है, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो क्या है, सबसे पहली चीज़ कि a1 की वैल्यू, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई इसमें से d को माइनस कर दो। d को जब माइनस करोगे, जब d इसमें से माइनस करोगे तो आपका a1 आ जाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, d को माइनस कर देंगे, तो मतलब 38 माइनस 15। बट यहाँ पे गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि ये तो है आपका 38, मतलब a2 तो आपने सही लिखा, फिर आपको माइनस करना था और आगे d की वैल्यू लिखनी थी -15। तो ये देखो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 38, तो 38 प्लस 15, तो अभी देखो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 3, एंड देन ये आ गया आपका 4 and 1 5, तो ये आंसर आ रहा है आपका 53। कितना आ रहा है ये, 53। आ रही है बात समझ में? अब अगर a3 फाइंड करना हो तो इसमें d प्लस होगा, तो d प्लस होगा, लेकिन d तो माइनस की वैल्यू है, तो मतलब माइनस हो जाएगी। तो इसमें से अगर आप 15 को माइनस करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 8 - 5 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 - 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 23। अब 23 में से फिर से 15 को माइनस करोगे तो आपका a4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे ओमिटेड छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में खुद से इसको करके लिख लोगे। आ रही है बात समझ में? फिर आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 का, मतलब कौन सी एक्सरसाइज है, 5.2 का एक्सरसाइज नंबर 3, और कौन सा पार्ट है ये, 5th पार्ट है, और वहाँ पे जाकर के आप लोग इसको फिर मैच कर लोगे अपनी आंसर शीट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आ रही है बात समझ में? ठीक है, हम लोग बढ़ते थोड़ा सा आगे, देखते हैं अगर आपके लिए कोई और क्वेश्चन रखा हुआ है तो। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। क्या है क्वेश्चन, क्या है, आपको फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन व्हाट, 10 to 250, 10 to 250। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले ये देखो कि आपको 10 से बड़ा नंबर चाहिए, क्या, 10 से बड़ा, और 250 से छोटा। तो 10 से बड़ा नंबर कौन सा है जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो है आपका 12। तो मतलब ये 12, तो ये हो गया तुम्हारा a1। क्या हो गया, ये a1 हो गया। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद होगा आपका 16 होगा, एंड देन आपका फिर 20 होगा, देन 24 होगा, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। अब आप ये देखो कि 250 से कम, पहले ये देखो 250 बिटवीन बोला हुआ है इन्होंने, क्या आपके क्वेश्चन में बिटवीन बोला हुआ है, हाँ,
तो हमको बिटवीन बोला हुआ है, मतलब अगर 250 अगर आता भी है ना तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है उसके बीच में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा 250 से, मतलब 254 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 4 कितना, 6 जा 24 एंड देन 1 कैरी देन 0 देन 4 2 जा होता है तुम्हारा 8, कितना हो गया 8, तो मतलब यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 2 इसमें से माइनस कर दो तो जो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा, वो नंबर आपका होगा कितना 248, क्योंकि आप 250 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 248, तो 248 हो जाएगा। इसका मतलब 248, यहाँ पे ये पता करो कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कौन सा आ रहा है, वो 248 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये A1 है, ये A2 है, इस तरीके से चल करके ये AN की वैल्यू हो गई। आ रही है बात समझ में? तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी, और क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी है, 4 है। डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। तो AN की वैल्यू आपको पता लग गई है 248 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू आपको पता है 12 प्लस n की वैल्यू मतलब कौन से नंबर पे है हमको ये नहीं पता, -1 इंटू डी, और d की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 12 प्लस 4 इंटू एन, कितना हो गया 4n, 4 इंटू -1 तो ये हो गया -4। अब 12 में से -4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आने वाला है आपका 240 इक्वल्स टू 4n। आ रही है बात समझ में? तो इसके आगे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240/4 इक्वल्स टू n। ये जा रहा है आपका 60 टाइम्स में, तो 60 इक्वल्स टू क्या है आपका n की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, देयर आर, यहाँ पे आप लिखोगे देयर फॉर 60 नंबर्स आर between 10 to 250 who are multiple of what, multiple of 4। आ रही है बात समझ में? तो ये लास्ट की जो स्टेटमेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंचोगे। ठीक है ना? अभी आप देख रहे हो कि होता क्या है कि अगर आप एक बार रिवीजन के टाइम पे अगर आप कुछ क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उठाना और खुद से उसको सॉल्व करके देखना, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा असर पड़ने वाला है। फिर हम लोग चलते हैं, फिर जो हमारा नेक्स्ट टर्म है जो आपको जानना है वो है सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, n टर्म्स ऑफ एन AP। AP के n टर्म्स का क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सम होता है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो किससे, s से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, s से। फॉर्मूला ध्यान रखो कि इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर्मूला तो यही है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि n/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका a1 प्लस a1, क्योंकि यहाँ पे 2a1 है तो a1 प्लस a1 प्लस ये सेम वैल्यू लिखो n-1 इंटू डी। तो देखो ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये an का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, n/2 ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस an। आ रही है बात समझ में? तो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, जो कि नॉर्मली आपका फॉर्मूला यही यूज होता है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा s का फॉर्मूला मतलब सम का फॉर्मूला ये हो गया। आ रही है बात समझ में? दो फॉर्मूला आपको पता लग गए। और तीसरी चीज ये है कि an जब लास्ट टर्म हो, क्या हो, when an is लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म।
जब an क्या हो, आपका लास्ट टर्म हो, तो हम लोग उसको l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे करके लिखोगे? आप इसको लिखोगे s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस l। l क्या है? आपका लास्ट टर्म। तो आपके पास लगभग ये तीन जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने, किसके? सम ऑफ AP वाले ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग ये AP का एक जो क्वेश्चन है उसको पिक करते हैं। इसके बाद मैं कुछ एक जनरल डिस्कस करूँगा आपके साथ, एक छोटा सा एक डिस्कशन रहेगा आपके साथ, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि जनरली AP में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 से, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि मैंने अभी पिक किया है, इसमें ये बोल रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP जो आपके पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? 24, 21, 18 अप टू सो ऑन, ठीक है? आगे बोल रहे हैं मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो मतलब सम की जो वैल्यू है वो कितनी है? 78। आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? S का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है सम का फॉर्मूला? क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। तो देखो आपके पास S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 78 दे रखी है। कितनी? 78 अपॉन इक्वल्स टू n/2 और 2a1 की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 प्लस n की वैल्यू आपको पता है? तो नहीं पता है, n की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया इंटू डी। अच्छा डी कैसे फाइंड करेंगे? तो वो देख लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24 विच गिव्स यू -3। अगर आप लोग 24 माइनस 21 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो +3 आ जाएगा, तो वो गलत है। आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं और ये गलती करने से अवॉइड करना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना, ठीक है ना? तो ये आ गया -3। अब क्या है आगे? अब देखो इस 2 को मैं यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 8 2 जा होता है तुम्हारा कितना? 16 और 7 2 जा होता है तुम्हारा 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। तो 156 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n। अब देखो ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48 और फिर -3 इंटू n, तो ये हो जाएगा -3n, फिर -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +3। आ रही है बात समझ में? जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 156 इक्वल्स टू कितना? 48n, सॉरी 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 48 प्लस 3 हो जाएगा तुम्हारा 51। तो ये 51 इंटू n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 51n, ठीक है? फिर आगे क्या है? तो ये हो जाएगा -3n²। कितना? -3n²। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर के आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसके फैक्टर फाइंड कर लो। तो 3 6 जा होता है तुम्हारा 18, फिर 3 5 जा हो गया 15 and 1 16, देन 3 1 जा 3 and 1 4, तो 468। इसके कर दो क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, देन 2 4 जा 8। फिर से आप 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा हो गया तुम्हारा 14। हम लोग इसको आगे 3 से डिवाइड करेंगे। किससे? 3 से। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, बचा कितना? 2, और फिर ये होगा तुम्हारा 27, तो 27, तो 3 9 जा 27। फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, और फिर ये हो गया आपका कितना? यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। तो मतलब ये आपके फैक्टर्स आ रहे हैं। किसके? 468 के ये फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या चाहिए? दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या फिर माइनस करके क्या आ जाए? -51 आ जाए। तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? देखो अगर मैं यहाँ पे 13 3 जा कितना होता है? 13 3 जा होता है तुम्हारा 39, ठीक है? 39।
और यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूँ, देखो कितना 3 2 जा हो गया 6, 6 2 जा हो गया तुम्हारा कितना 12, तो 12 प्लस 39 कितना हो गया, तो हम लोग एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 12 प्लस 39, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 51। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 जा कितना हो गया, सॉरी 13 3 जा हो गया तुम्हारा 39 इंटू, और फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर तो 468 आएगा, बट अगर मैं इनको प्लस या फिर माइनस, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि 51 आए, तो वो है क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं -39 और -12 को क्या कर दूं, प्लस कर दूंगा, तब मेरा क्या आ जाएगा -51 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे करेंगे आगे। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल गए हैं, इन फैक्टर्स का हम लोग जरा यूज करते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3n² माइनस, मैं माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ 39n माइनस 12n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में। अब क्या करोगे आप यहाँ से 3n को कॉमन कर लो, 3n को इसमें से भी निकाल लो और यहाँ से भी निकाल लो। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो n बचेगा, इसमें से जब आप निकालोगे तो 39 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 13 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ से आप 12 को कॉमन कर लो, तो यहाँ पे n माइनस कितना 13 बचेगा, इक्वल्स हो रहा है आपका 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ से अगर मैं n-13 को कॉमन कर दूँ, n-13 को अगर मैं कॉमन कर दूँ, और फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, मेरा क्या बचेगा 3n-12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास एक n की वैल्यू आ रही है कितनी 13, और दूसरे n की वैल्यू देखो कितनी आएगी 3n-12 इक्वल्स टू 0। तो 3n इक्वल्स टू आ गया आपका 12, तो n इक्वल्स टू आ गया 12/3 विच गिव्स यू एज 4, तो मतलब n की वैल्यू है 4। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, n की वैल्यू 13 और n की वैल्यू कितना 4, बट यहाँ पे जो आपकी कंडीशन है ना, अगर आप इसमें देखोगे तो जब पुट करके देखोगे आप, तो आपकी जो n की वैल्यू 4, क्योंकि 78 ही है सम, तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होंगे। देखो यहीं से मुझे लग रहा है कि अराउंड 78 के आसपास पहुँचने वाला नंबर, तो मतलब क्या हुआ कि आपके जो 13 या फिर 14 टर्म्स, उनको हम लोग वहाँ तक हम जाएंगे नहीं, 4 जो है वही सूटेबल बैठेगा। इसका मतलब कि हम लोग सिर्फ जो 4 वाली वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोले, तब आप क्या करोगे कि n की वैल्यू वहाँ पे पुट करके n की वैल्यू निकालो और फिर उनको सम कर दो, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये बोल रहा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 प्राइजेस। मतलब सम की वैल्यू जो है वो है आपका 700, और जिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, गिवन 7 कैश प्राइजेस, तो मतलब कि n की वैल्यू जो है वो है आपकी 7। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये बोल रहा है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है, प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज अगर यहाँ पे कितना था A1, जो भी एक प्राइस रहा होगा, इससे अगर आप 20 क्या कर दो, कम कर दो, मतलब यहाँ पे -20 अगर आप कर दोगे, तब आपका A2 आ रहा है। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब कि A2 मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप A1 में से A2, मतलब ये क्या बोल रहा है कि A2 जो है वो किससे मतलब A1 जो है A2 से 20 ज़्यादा है। क्या बोल रहा है ये कि A2 से जो A1 है वो 20 क्या है, ज़्यादा है।
या फिर आप ऐसा बोल दो कि A1 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको A3 करना है पता, तो उसने क्या बोला कि 20 और रुपीज़ कम कर दो, तो 20 रुपीज़ और कम कर दोगे तब आपका क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 20 और रुपीज़ कम कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि -20 क्या है आपका, -20 है आपका कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस, क्या है फिर आपका कॉमन डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो आ रहा है कितना, -20 का। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -20। अब इसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। S इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। आ रही है बात समझ में? अब आप क्या करोगे, देखो S की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये है आपका 700 इक्वल्स टू n की वैल्यू आपको पता है कितना है, ये आपका 7/2 हो गया। और यहाँ पे A1 की वैल्यू हमको नहीं पता है तो 2A1 प्लस, अब देखो n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n की वैल्यू 7 दे रखी है, कितनी दे रखी है 7, n की वैल्यू 7 हो गई। और -1 तो -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, n-1 कितना हो गया तुम्हारा, 7-1 कितना हो गया 6 इंटू कितना हो जाएगा d, और d की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू -20। आ रही है बात समझ में? अब आगे इसको हम लोग और कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखो ये हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ रहा है 2A1, और यहाँ पे देखो 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, और ये साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस कितना 12। अच्छा डिफरेंस हमारा कितना था, डिफरेंस था हमारा 20 का, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 20 था तो ये हो जाएगा आपका कितना 120। आ रही है बात समझ में? अभी देखो क्या है, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया 700 इक्वल्स टू 7/2, और यहाँ से इन दोनों से आप 2 को कॉमन कर लोगे, तो मैं 2 को क्या कर रहा हूँ कॉमन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है आपका A1 माइनस क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है 60, क्या बच रहा है -60, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ रहा है आपका 7, और 7 से हम लोग कर रहे हैं 700 को कर रहे हैं हम लोग 7 से डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा A1 -60, तो ये आ रहा है आपका कितना, ये आ रहा है आपका 100, और यहाँ से ये प्लस में हो जाएगा तो +60 इक्वल्स टू कितना आ रहा है A1 आ रहा है। हम लोग जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 160 इक्वल्स टू A1। आ रही है बात समझ में? तो मतलब पहले बच्चे को जो प्राइस मिला है वो कितना मिला हुआ है, 160 मिला हुआ है। तो अगर मैं इसका AP बनाने की कोशिश करूँगा, अगर मैं इसकी AP बनाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखो पहले स्टूडेंट को मिल गया कितना 160 रुपीज़, -20 कर दो तो 140 रुपीज़, दूसरे स्टूडेंट को तीसरे को मिलेगा आपका 120, देन 100 एंड देन 80 एंड देन कितना 60। अभी आ रही है बात समझ में? तो ये कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट स्टूडेंट गॉट 40 रुपीज़ एज अ कैश प्राइस। तो ये है आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो प्राइस मिलने वाला है वो ये प्राइस उन बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना जो AP की क्लास थी वो AP क्लास यहीं तक थी, और हम लोग क्या देखो आपको करना ये है कि जितनी भी रिवीजन क्लासेस आ रही हैं इन सारी रिवीजन क्लासेस को बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइजली, अच्छे से टाइम निकाल करके आप लोग उसको रिवीजन करो। हमको करना ये पड़ रहा है कि आपके लिए मतलब मैं बहुत एक लंबा लेक्चर शूट करके फिर उसके कुछ पार्ट्स को क्रॉप करके आपको पकड़ा रहा हूँ, सो दैट कि आप बिल्कुल मिनिमम टाइम इंटरवल में आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिल सके। अगर आपको ये हमारा एफर्ट और हमारे जो कंटेंट है चैनल पे अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे इस नाथ सर क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है इसको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर फेसबुक में, जहां भी आपके साथ आपके क्लासमेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।